हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में आप शायद हर एग्जाम का पीवाईक्यू देख ले, आपको कहीं ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कंसेप्ट तो समझाऊंगी ही, वापस मैं आपको नोट्स भी दूंगी जो मैंने खुद अपने प्रिपरेशन में रेफर किए थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो ऑब्वियसली मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वापस ऐड भी किए हैं जो स्टायर से लेनिंजर से मैंने लिए हैं। तो आपको नोट्स के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ग्लूकोज का फेट क्या होता है हमारी बॉडी में। तो ग्लूकोज का अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हो गया, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन करना है, आपको एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा बाय, या तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, फॉर्म करेगा पायरुवेट, या ऑक्सीडेशन बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और क्या फॉर्म करेगा राइबोलोज बाय फॉस्फेट। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज है, तो स्टोर किस में हो जाएगा वापस, ग्लूकागॉन में जो हमारी बॉडी में होता है, स्टार्च में जो प्लांट की बॉडी में होता है, या सुक्रोज में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पहले तो नाम से हमें पता चलता है कि लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो हमने कंज्यूम किया है। ये एक यूनिवर्सल पाथवे है। अगर आप प्रोकैरियोट देख लो, यूकैरियोटिक देख लो, एरोबिक, एनारोबिक, कौन सी भी सेल ले लो, लिविंग वायरसेस, आपको हर लिविंग सेल में ये साइकिल या ये पाथवे परफॉर्म होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, पहले तो हो गया यूनिवर्सल पाथवे है वापस कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हमें पता है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन अगर CO2 प्लस H2O में हो रहा है तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, वो 6 के 6 कार्बन अगर CO2 फॉर्म कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है, यानी कि 6 कार्बन का कन्वर्जन 3 कार्बन में होता है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन में होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, हम EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम्स है जिन्होंने इस पाथवे को क्या किया है, खोज निकाला है। ईएमर्स, मेयर और परमास इनका नाम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, EMP पाथवे। जो ये पाथवे है ये एक्चुअल 10 स्टेप्स का पाथवे है, यानी कि 10 स्टेप्स होते हैं इस पूरे पाथवे में, जहाँ पे पहले 5 स्टेप्स होते हैं प्रिपरेटरी फेज और लास्ट के 5 स्टेप्स होते हैं एनर्जी पे ऑफ फेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया जाएगा, उसे एक फॉस्फेट ऐड किया जाएगा। तो ऐड मतलब फॉस्फेट डोनेट कौन करेगा, यूनिवर्सल डोनर ATP। तो ATP क्या करेगा, हमारा फॉस्फेट खुद का फॉस्फेट डोनेट कर देगा किसे, ग्लूकोज को, और फॉर्म क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो किसके प्रेजेंस में होता है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर Mg+। तो Mg+ और हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या होता है, फॉर्म होता है। इसके 2 आइसोफॉर्म्स है, एक तो हेक्सोकाइनेज 1 और हेक्सोकाइनेज 2, 3, 4, मतलब बहुत होते हैं, लेकिन आइसोफॉर्म्स एक तो है हाउस कीपिंग एंजाइम और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन है कि ग्लूकोज कन्वर्जन टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो सबस्ट्रेट है या जो बीच में करने वाला है वो ATP Mg+, ये साथ में मिलके काम करता है, यानी कि Mg ATP- की जरूरत पड़ती है हमें, ये साथ मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करते हैं। ये कैसे, क्योंकि Mg+ क्या करता है, इस ATP के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, शील्ड करता है, जिसके वजह से जो टर्मिनल फॉस्फेट है वो क्या करता है, न्यूक्लिक अटैक के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको हमेशा Mg ATP- को सिलेक्ट करना है, सिर्फ Mg या सिर्फ ATP को सिलेक्ट नहीं करना है। और एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 6 कार्बन पे ही क्यों फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इसका जो 6 कार्बन है, सिर्फ यही कार्बन क्या है, रिंग के बाहर है। तो जो रिंग के बाहर है उसे फॉस्फेट ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या करते हैं, सिर्फ इसी कार्बन को हम फॉस्फेट ऐड करते हैं। और फॉस्फेट कहाँ से आता है, ATP से आता है।
ठीक है, अब हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तैयार। अब इसका कन्वर्जन हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, उसे कहते हैं हम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज के और भी ज्यादा काम है। पहले तो ये न्यूरोल्यूकिन की तरह काम करता है, उसे ऑटोक्राइन मोटिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। उसके साथ मायोफाइब्रिल बाउंड सीरिन प्रोटीज इनहिबिटर भी काम करता है। तो हम इसे कहते हैं मूनलाइट इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है सीएसआर में आजकल। तो फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज ये 3 काम भी करता है, सिर्फ यही एक काम नहीं करता है। वापस हम इसे मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये नर्व ग्रोथ फैक्टर में भी हेल्प करता है और साइटोकाइनिन के ग्रोथ फैक्टर में भी हेल्प करता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, यानी कि फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज में म्यूटेशन हो गया, तो नॉन स्पिरोसाइटिक हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है उस इंसान को। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज में क्यों हुआ? अगर आप देख सकते हो तो ग्लूकोज के पास सिर्फ एक ही कार्बन है जो रिंग के बाहर है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम रिंग के बाहर जो कार्बन है सिर्फ उसी को फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं। तो ग्लूकोज के पास सिर्फ ये एक ही कार्बन है, लेकिन फ्रुक्टोज के पास 2 कार्बन है जो रिंग के बाहर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट से दो हमें एटीपीज मिल सकते हैं। आगे चल के इस फॉस्फोर का कन्वर्जन हम एटीपी में करने वाले हैं। तो हमें सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट से दो क्या मिल सकते हैं, एटीपीज मिल सकते हैं। तो हमें 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है। तो ऑब्वियसली अब हमें मिल तो गया, अब उसे फॉस्फेट ऐड तो करना पड़ेगा। तो पहले फ्रुक्टोज के पास 6 कार्बन में क्या है, फॉस्फेट ऐड है। तो अब क्या होगा, इसके फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ऐड होगा और क्या फॉर्म करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 6 में तो पहले से ही था ग्लूकोज के, अब फर्स्ट में भी हो जाएगा। और कौन डोनेट करेगा, ऑब्वियसली एटीपी डोनेट करेगा। एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 होगा। ठीक है, और इसका डिफिशियंसी क्या, इससे डिफिशियंसी अगर होगी तो इसे हम टाउरीज डिजीज कहते हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो है, जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, उसमें देखा जाता है। जो क्या होता है, उनमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 क्या होता है, डिफिशिएंट होता है। ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप भी है, यानी कि अगर फ्रुक्टोज का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में हो गया तो ये ऑब्वियसली क्या फॉर्म करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस ही परफॉर्म करेंगे। क्योंकि बहुत सी पाथवेज में यहाँ तक सेम है, यहाँ से और भी ज्यादा इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फॉर्म हो गया तो कह सकते हैं कि कोई और रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगा। अब इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म तो हुआ है, अब इसका क्या होगा, अल्डेल कंडेंसेशन होगा बाय एंजाइम अल्डोलेज। और किस में कन्वर्ट होगा, एक अल्डोज में और एक कीटोन में, यानी कि एक अल्डिहाइड फॉर्म में और एक कीटोन फॉर्म में बाय एंजाइम अल्डोलेज। अब इनका क्या हो सकता है, आइसोमरेज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो अल्डोल फॉर्म है या अल्डिहाइड फॉर्म है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल है, उसे हम स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हो जाएगा, जो क्या है, कीटोन है। सॉरी, मैंने आपको उल्टा बोल दिया, यहाँ पे कीटोन आएगा, यहाँ पे अल्डिहाइड आएगा। ठीक है, तो DHAP और GAP में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इसका कन्वर्जन हो गया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म तो हुआ है, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि ये क्या है, एनर्जी पे ऑफ फेज यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ तक हम सिर्फ एनर्जी दे रहे थे इस पाथवे को, अब पाथवे से एनर्जी वापस लेने का समय आ गया है। तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, पहली फेज में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या दे देगा, हमारा NADH फॉर्म करेगा। यानी कि NADH को ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और NADH ये क्या है, हमारा फर्स्ट एनर्जी गिविंग या फर्स्ट एनर्जी कंजर्विंग स्टेप है। अगर आप देख सकते हो तो ये क्या है, हमारा अल्डिहाइड है, ये NAD+ है। और ये फॉस्फर है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो ATP से नहीं आता है। ये आपको स्टार मार्क करके लिखना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का कन्वर्जन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में होता है। और उसमें जो फॉस्फेट लगता है वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, वो ATP से नहीं आता है। ये आपको क्वेश्चन आई गेस बार्क में एक बार पूछा गया था और DBT-JRF में एक बार पूछा गया था कि ये फॉस्फेट आता कहाँ से। तो इसका कन्वर्जन किस में हो गया, ऑब्वियसली 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में हो जाएगा।
ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड बाय द एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है ऑब्वियसली अगर आप देख सकते हो तो जैसे आपको कहा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है जो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या करता है कोवैलेंटली अटैच हो जाता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमें पता है कि इसके पास क्या है सिस्टीन अमीनो एसिड है, उसके कह सकते हैं कि एक्टिव साइट में उसके एसएच ग्रुप से क्या करता है रिएक्ट करता है, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप डिहाइड्रोजिनेज के रिएक्टिव साइट में जो एसएच ग्रुप है उसके साथ क्या करता है रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइज होता है किसमें कार्बोनिल एसिड अनहाइड्राइड में। ये कार्बोनिल एसिड अनहाइड्राइड क्या है बहुत ज्यादा एनर्जी गिविंग है, इसलिए इसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है कार्बोनिल एसिड अनहाइड्राइड में। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कन्वर्जन किसमें हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जो क्या है हाई एनर्जी एसिड डेरिवेटिव है। कैसे फॉर्म हुआ ऑक्सीडेशन से फॉर्म हुआ बाय अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो गया किसमें इस हाई एनर्जी एसिड डेरिवेटिव में। ठीक है, अब इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। जो फर्स्ट था हमारा फॉस्फोर वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा और वो कौन ले लेगा एटीपी ले लेगा विथ फ्रॉम और एंजाइम कौन सा हेल्प करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या करेगा इसका एक फॉस्फेट निकाल के एडीपी को दे देगा और क्या फॉर्म करेगा एटीपी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्या है फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल यानी कि ये सबस्ट्रेट क्या करेगा फॉस्फेट डोनर का काम करेगा। अब तक आप देखोगे कि एटीपी ने हमें फॉस्फेट दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो सबस्ट्रेट है वही खुद फॉस्फोर दे रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और पूरी रिएक्शन में या पूरी पाथवे में सिर्फ यही है जो क्या है रिवर्सिबल है, बाकी के जितने भी फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं वो सारे इरिवर्सिबल है, तो आपको ये नहीं भूलना है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हो जाएगा बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ पे कौन काम करेगा एडीपी काम करेगा, कन्वर्जन किसमें हो जाएगा एटीपी में। तो पहला एटीपी हमारा फॉर्म हुआ, या ये दो मॉलिक्यूल्स है तो ये मत भूलना। हाँ, तो एटीपी यहाँ पे कितने फॉर्म हुए 2 एटीपीज फॉर्म हो रहे। ठीक है, यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर देख सकते हैं ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे एक फॉस्फर है, यहाँ पे एक फॉस्फर है, यहाँ का फॉस्फर निकल गया है, यहाँ पे फॉस्फर प्रेजेंट है, फॉर्म क्या हो रहा है एटीपी फॉर्म हो रहा है। आप ये मॉलिक्यूल्स भी पढ़कर जाना क्योंकि बता नहीं सकते अगर आपको सीएसआईआर ने मॉलिक्यूल्स ही बोल दिया और बोल दिया कि इस मॉलिक्यूल का नाम बोल दो या ये बोल दो कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। अपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होता है लेकिन आपने ये मॉलिक्यूल्स नहीं देखे होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं देखे होते, क्योंकि ये बार्क में पूछा गया था। मुझे आज भी याद है बार्क 2022 में ये पूछा गया था जो मैंने अटेम्प्ट दिया था। उन्होंने ऐसे ही, और इतना आसान था वो, जब मैं घर पे जब मैंने देखा तो पता चला कि यार इतना आसान था, बट मैंने इसके मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं पढ़ा था, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो मैं भूल गई थी। यही सेम रिएक्शन में मुझे बोला था कि बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, बाकी ये सब उन्होंने नहीं दिया था, सिर्फ यही इतना ही दिया था और बोला था कि बताओ क्या हो रहा है। तो आपको ये मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्जन किसमें हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हो गया। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली जो इसका फॉस्फर है आप देख सकते हो ये 3rd पोजीशन पे था, ये 3rd पोजीशन से अब कहाँ पे जा रहा है 2nd पोजीशन पे जा रहा है। आप देख सकते हो ये 3rd पोजीशन पे था, अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है 2nd पोजीशन में हो रहा है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है जो ये क्या करता है रिएक्शन करवाता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है फॉस्फोराइलेटेड हिस्टिडीन रेसिड्यू, यानी कि इस एंजाइम के एक्टिव साइट में एक हिस्टिडीन होता है जो क्या होता है फॉस्फोराइलेटेड होता है। अब ये फॉस्फेट कहाँ पे ट्रांसफर होगा C2 में ट्रांसफर होगा। आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना ये C2 में जो फॉस्फर आ रहा है वो ये फॉस्फर नहीं है। ठीक है, ये फॉस्फर जो आ रहा है ये फॉस्फर आ रहा है हिस्टिडीन से आ रहा है, यानी कि हिस्टिडीन अपना फॉस्फर इसे दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो 3-फॉस्फेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट का जो फॉस्फर है वो कहाँ से आता है, तो वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से नहीं आता है, वो आता है हिस्टिडीन से जो उसके फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के एक्टिव साइट में होता है। हिस्टिडीन रेसिड्यू ये फॉस्फर ट्रांसफर होता है C2 में
और ये बाय प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और फिर जो C3 है वो अपना फॉस्फेट वापस हिस्टिडीन को दे देता है। तो C3 क्या करता है, अपना ये फॉस्फेट किसे देता है, हिस्टिडीन को, और हिस्टिडीन पहले अपना फॉस्फेट किसे देता है, C2 को। तो ये आपको नहीं भूलना, ये आपको पूछा जा सकता है। CSR आपको इसे घुमा के जरूर पूछेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ATPs कितने फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, रिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस, सब पूछा जा चुका है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। आपको मैं कह सकती हूँ लेनिंजर में आपको ये जरूर मिल जाएगा, लेनिंजर से लिया है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो गया। अब इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म होगा इनोलेज बाय एंजाइम। इनोलेज, ये इनोलेज लाइज इस क्या कह सकते हैं एंजाइम ग्रुप से आता है, और ये क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है, यानी कि H2O निकालता है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो गया था। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा, H2O निकालेगा बाय द एंजाइम एनोलेज। आप देख सकते हो कि इसीलिए क्या हुआ था, वो फॉस्फर आगे चला गया था, और ये जो वाटर है ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे चल के ये एटीपी को फॉस्फर दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये फॉस्फर चला गया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे H2O जाने के लिए जगह हो गई, ये H2O निकल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ इसलिए क्या हुआ, हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट फॉर्म हुआ, और जिसकी वजह से अभी आगे क्या होगा, ATP फॉर्म होगा। तो जो हर चीज होती है, हर पाथवे में जो हर रिएक्शन होता है, वो आने वाले अगले अगले सबस्ट्रेट को या प्रोडक्ट को क्या करता है, थोड़ा सा इजी करता है। तो आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा, आपको लिंक करके पूछा जा सकता है। तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट का कन्वर्जन ऑब्वियसली किसमें होगा, पायरुवेट में होगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो रहा है, ATP फॉर्म हो रहा है। पायरुवेट काइनेज एंजाइम इसमें हेल्प कर रहा है, जिसमें इंटरमीडिएट्स या फिर कोफैक्टर्स क्या है, K+, Mg+ और Mn+। तो ये क्या है, एक सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। अगर पायरुवेट काइनेज की डिफिशियंसी हो गई ह्यूमंस में, तो हम इसे क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया फॉर्म होगा, जिसमें हम ATP क्या करते हैं, फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली अभी ये हाई लेवल का हाई एनर्जी इनोल फॉस्फेट फॉर्म तो हुआ है, लेकिन हम ATP फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वोलन अप यानी कि फूल जाएगा, और स्प्लीन क्या करेगा, इसे ले लेगा और क्या हो जाएगा, स्पिनोलिनी फॉर्म हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, अगर कैंसर, जिन लोगों में कैंसर हुआ है तो उनका मार्कर है सीरम पायरुवेट काइनेज। आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा DBT में पूछा जा सकता है, गेट में पूछा जा सकता है, CSIR के सेक्शन B में पूछा जा सकता है कि कैंसर का कोई एक आपको मार्कर पूछा जाएगा, और ये आपको वहाँ पे दे भी जाएगा। जो सीरम पायरुवेट काइनेज का जो M2 आइसोफॉर्म है, ये क्या है, मार्कर ऑफ कैंसर है। इसका लेवल कब बढ़ता है, कैंसर सेल्स में बढ़ता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था, ये फॉस्फर क्या हो जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा ADP को, ATP फॉर्म होगा, और ये हमारा पायरुवेट फॉर्म हुआ, जो क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होगा। आई होप आपको पूरा ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया होगा। थोड़े से और पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस के शुगर्स है वो सारे के सारे D फॉर्म होते हैं, यानी कि आपको L फॉर्म नहीं मिलेगा। जितने भी इंटरमीडिएट है ये फॉस्फोराइलेट होते हैं, इधर बाय ईस्टर और अनहाइड्राइड लिंकेज। ये दोनों ही लिंकेज से क्या होते हैं, ये फॉस्फोराइलेट होते हैं। एंजाइम्स, ठीक है, ये क्वेश्चन DBT में पूछा गया था और पूछा जाता है। ये है कि जो ग्लूकोमीटर होता है, जो हम इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट है उनका जो ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है ब्लड में, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्लूकोमीटर। तो उस ग्लूकोमीटर में जो ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट किया जाता है, उसका एंजाइम का नाम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज ऑक्सीडेज किस में करवाता है, ग्लूकेरोलैक्टोन में करवाता है। ग्लूकेरोलैक्टोन जब फॉर्म होता है तब एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, O2 एक्सेप्ट करता है, और हमें वो फिर वो जितना O2 ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं उतने ज़्यादा क्या हो जाता है, वो हमें उस डिवाइस पे नंबर्स मिलते हैं। जितना नंबर्स होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा हमारी ब्लड में। तो ये क्वेश्चन आपको CSR ने शायद अब तक नहीं पूछा है, लेकिन DBT ने पूछा है और ICMR ने भी पूछा है, तो आपको आगे भी पूछ लिया जाता है।
तो अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स में जो कैलकुलेशन होता है एटीपी का कैलकुलेशन, तो पहले तो होता है एनएडी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, जो क्या कर रहे हैं, NADH फॉर्म कर रहे हैं और इस एक NADH से 2.5 ATPs फॉर्म होते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे याद रख लो कि NADPH से 2.5 ATPs फॉर्म होते हैं। हमें पता है कि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज है तो 2 into 2.5 ATP आएगा, तो कितना पर ग्लूकोज आएगा, 5 ATP। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो क्या है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 1 ATP तैयार करता है पर स्टेप। ऑब्वियसली तो कितने हैं, 2 है तो कितने फॉर्म होंगे, 2 ATPs फॉर्म होंगे। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ऑब्वियसली ATP पर स्टेप कितना फॉर्म करेगा, 1 ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ये कितने हैं, 2 है तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ATPs फॉर्म करेगा। तो आप इसका कैलकुलेशन देख लो तो 9 ATPs फॉर्म होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे प्रिपरेटरी फेज में भी 2 ATPs हमारे यूज होते हैं, तो माइनस करके कितने हो गए, 7 ATPs हो गए। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि सिर्फ ATPs के बारे में ही बोलो, यानी कि ये अलग आपको देखना है, तो आप क्या कह सकते हो कि एनर्जी पर ग्लूकोज हमें कितना मिलता है, 2 NADH और 2 ATP मिलता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो ये है कि हम ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का कार्बन क्या चल के आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड और पायरुवेट बनाता है। ठीक है, तो 4th और 3rd कार्बन क्या बनाते हैं, 1st कार्बन बनाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का और 1st कार्बन बनाते हैं पायरुवेट का। अगर आपने 4th और 3rd को आपने अगर आपने फॉस्फर वगैरह लगा दिया तो वो 1st कार्बन में आपको मिल जाएगा। 5th एंड 2nd कार्बन ऑफ ग्लूकोज आगे चल के क्या बनाता है, 2nd कार्बन बनाता है ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड 2nd कार्बन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, अभी जो 6th और 1st कार्बन है वो क्या करता है, 3rd कार्बन बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का और 3rd कार्बन बनाता है आगे चल के पायरुवेट का। तो आप इसे याद कैसे रखोगे, 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, 5 और 2 सबसे छोटा कौन है, 2 है। और इस 6 और 3 में आप कैसे याद रख सकते हो, 3 into 2 6। ठीक है, आप इतना याद रख लो, 4 और 3 में डिफरेंस कितना है, 1 का है। 5 और 2 इसमें से छोटा कौन है, 2, तो आप ये याद रख लोगे। ठीक है, आपको एक याद रहेगा तो आप बाकी का भी याद रख सकते हो। और फिर और एक है जो आपको पूछा जा सकता है, वो है रेडियो लेबल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समझो मैंने 1st को रेडियो लेबल कर दिया तो बताओ कौन सा इल्यूमिनेट हो जाएगा, मैंने 2nd को रेडियो लेबल कर दिया तो बताओ कौन सा इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है कि अगर आपने 1st कार्बन को इल्यूमिनेट कर दिया या रेडियो एक्टिव कर दिया तो 6th भी इल्यूमिनेट हो जाएगा। अगर आपने 2nd कार्बन को क्या कर दिया, रेडियो लेबल कर दिया, उसके साथ 5th कार्बन जो है वो क्या होगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। और जो 3rd कार्बन को अगर आपने रेडियो लेबल कर दिया तो उसके साथ जो हमारा 4th कार्बन है वो भी क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो इतने सारे कंसेप्ट है ग्लाइकोलाइसिस के जो आपको पूछा जा सकता है। मैंने जितना मेरा नॉलेज था मैंने सारा आपको बता दिया है। तो आप इस नोट से और इस पूरे लेक्चर से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम इसका रेगुलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके फेट्स भी पढ़ेंगे, जो एनारोबिक में क्या होगा, एरोबिक में क्या होगा। अगर कोई और टॉपिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।